जय हिंद। हिस्ट्री की क्लास कंटिन्यू करने जा रहे हैं। कंटिन्यू करने से पहले आज बी आर अम्बेडकर साहब का एक कथन मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अगर किसी इंसान के पास, अगर आपके पास लिबर्टी नाम की चीज़ नहीं है तो कानूनी तौर पे जितनी भी आपको सहूलत मिले वो आपके लिए कुछ भी नहीं। इसका मतलब क्या है इस कथन का? अगर हम अपने मन के मुताबिक अच्छा काम, अपने मन के मुताबिक महत्वपूर्ण काम या कथन या बात या सोच नहीं रख सकते, नहीं कर सकते, तो उसके लिए चाहे हमारा भारत, चाहे हमारा संविधान, चाहे सुप्रीम कोर्ट, चाहे कोई भी इस तरह के बड़े स्तंभ हमारे लिए नियम, अधिनियम या कानून बनाए, वो हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। तो उनसे आज सीखने के लिए हमें ये मिलता है कि अगर आप फ्री हैं किसी कार्य के लिए जो आप अपने मन से करना चाहते हैं, तो फिर ही आप एक कंस्ट्रक्टिव और प्रोग्रेसिव समाज का हिस्सा हैं। अगर आपके ऊपर अंकुश या प्रतिबंध लगाए जाते हैं जो कि इतने कंक्रीट नहीं है, मतलब जिनकी विचारधारा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, राइट, आपके सोचने या समझने या चीज़ों को अपनाने पे प्रतिबंध लगाए जाते हैं, तो वो एक प्रोग्रेसिव और कोहेरेंट समाज की पहचान नहीं। ये बी आर अम्बेडकर साहब का कथन था, राइट। सो मूविंग ऑन, हम कल या पिछले लेक्चर में हमने कहाँ तक काम किया था, उसी चीज़ में राजा साहब, राजा राम मोहन साहब के बारे में हमने चीज़ें कुछ देखा। हमने ये देखा कि ब्रह्म समाज कैसे बना, इस तरह चीज़ों को बदलने की कोशिश की गई, समाज में कोहेरेंस लाने की कोशिश की गई, सती को बैन करवाने की कोशिश की गई, लड़कियों को शिक्षा देने की कोशिश की गई, जिनमें कई नाम उभर के आए थे, जैसे श्री ईश्वरचंद विद्यासागर जी का, जिन्होंने अपने पैसे के साथ, अपने रिसोर्सेज के साथ छोटे बच्चों के लिए स्कूल चलाया। दूसरा, केशव चंद्र के बारे में आपने थोड़ा बहुत जाना कि उन्होंने किस तरह जो छोटे बच्चों का अर्ली मैरिज कर देते थे, उसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, राइट। कैसे ब्रह्मो समाज का एक टाइम आने पर विभाजन हो गया, तत्वबोधिनी सभा बनी, फिर धीरे धीरे जाके फिर दोबारा इनका गठन वैसे ही हो गया, ब्रह्मो समाज एक हो गया। तो ये सारा कुछ हम कल करके गए थे। दूसरी चीज़ हमने ये समझी थी कि इस तरह के रास्ते पर चलने के कारण जो मुश्किलें पर्सनैलिटीज़ को उठानी पड़ी, कैसे कैसे मुश्किलें उठानी पड़ी, वो मैंने आपको बताया था। राजा राम मोहन रॉय जो थे, उनको पारिवारिक देश निकाला मिला था, राइट। पारिवारिक मतलब परिवार उनका सपोर्ट नहीं कर रहा था कि सर आप सती को कर रहे हो, हम तो हिंदू हैं, वगैरह वगैरह। दूसरी चीज़, अगर आप ईश्वरचंद विद्यासागर जी की बात करें तो उनको लड़कियों को पढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। आज हम बात करेंगे इस्लाम की, उसमें भी रिवाइवलिज्म आया, रिफॉर्मिज्म आया, राइट, रिफॉर्म्स आए उनमें। तो सर सैयद अहमद खान, उनके ऊपर फतवा जारी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ये चाहते थे कि जो कुरान है उसकी एक री इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए, मतलब री इंटरप्रिटेशन इन द सेंस कि उसके आज के दौर में उसको किस तरह समझा जाना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद वो भी बच्चों की पढ़ाई, जो लड़कियों की पढ़ाई के बारे में बात करते थे, वो इस चीज़ को भी लेकर चलते थे कि इस्लाम में जो मोरालिटी है उसको कैसे बेहतर किया जाए। तो उसके लिए उन्होंने कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स रखे थे। उसी तरह कॉलेजेस भी इस्टेब्लिश हुए थे, उसी तरह एसेस भी लिखते थे अखबार में। तो ये जो बात थी, ये इतनी आमतौर पे स्वीकार ही नहीं गई थी। किसने नहीं स्वीकारी? जो इस्लाम के बड़े पदवी पे जो प्रीस्ट थे, मौलवी वगैरह, वो उन्होंने फिर फतवा कई बार उनके ऊपर आया। तो यहाँ पे आज हम करने जा रहे हैं,
हमने हिंदुइज्म के बारे में किया था, हम रिफॉर्म्स कर रहे थे, रिफॉर्मिस्ट्स। तो इसमें हिंदुइज्म के बारे में हमने समझ लिया। इस्लाम में क्या क्या हो रहा था वो आज समझेंगे। इसके बाद दलित्स का भी हम लेके चलेंगे। फिर उसके बाद एक चीज हम और करेंगे जिसमें क्रिश्चियनिटी आ जाएगी, और उसके बाद हम पारसी कल्चर भी करेंगे, राइट। तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है सर सैयद अहमद खान, राइट। तो हुआ क्या, जैसे कि हमने कल समझने की कोशिश की थी चीजों को, वैसे ही समझेंगे। आइडियाज क्या थे, कहां से आए, उसके बाद आइडियाज को अप्लाई कैसे किया गया, उसका रिजल्ट क्या निकला। तो आइडियाज क्या थे, आइडियाज ये थे कि रिफॉर्म करो हमारी सोसाइटी को थ्रू इंट्रोस्पेक्शन। क्या कोई फॉरेन ऐसा स्कॉलर था जिससे अहमद साहब खान साहब इंप्रेस हुए? तो कोई एक नहीं था, राइट। जैसे अगर आपको मैंने कल बताया था तो वोल्टायर और रूसो, राइट, उनसे प्रभावित थे राजा राममोहन रॉय, उनकी सोच से, उनकी फिलॉसफी से। लिबरलिज्म इसमें भी है, राइट। कंजर्वेटिविज्म नहीं है इसमें, ऑर्थोडॉक्स नहीं है, राइट। इसमें लिबरलिज्म है। तो आइडिया लिबर्टी का ही है यहाँ पे, कि जो आप, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया श्री बी आर अम्बेडकर जी के बारे में, कि अगर आपके पास लिबर्टी है फिर ही आप प्रोग्रेसिव हो सकते हो, फिर ही समाज प्रोग्रेसिव हो सकता है, देश प्रोग्रेसिव हो सकता है। कट्टरवाद होना किसी के लिए भी सेहतमंद नहीं है। तो ये जो आइडियाज है लिबर्टी का, लिबरलिज्म का, ये इनसे ही प्रभावित थे। दूसरी चीज, इन्होंने इस आइडिया को, इसका प्रचार कैसे किया, प्रचार प्रोफेस कैसे किया इसको? जाहिर सी बात है, वही तीन चीजें, बुक्स, दूसरा कॉलेजेस या स्कूल्स, तीसरा न्यूज़पेपर। अगर आपको याद हो, हमने पिछले लेक्चर में यही बात की थी। आजकल के दौर में अगर आपने कोई पब्लिकेशन करनी है तो वो ऑनलाइन होती है, चाहे तो आप सोशल मीडिया ले लीजिए, चाहे आजकल जो न्यूज़पेपर है वो भी ऑनलाइन जो खबरें हैं वो आपको भेज देते हैं, राइट। पर पहले ऐसा नहीं था। तो पहले किताबें होती थी, या स्कूल्स और कॉलेजेस होते थे जहां पे बोल के बताया जाता था, किताबों में लिख के बताया जाता था, या अखबारों में उसका प्रचार किया जाता था। तो यहां पे कॉलेजेस या सोसाइटी, मतलब यहां पे ये ध्यान में रखें, स्कूल्स का मतलब ये होता है कि जहां पे एक विचारधारा उसका प्रचार किया जाए। तो जैसे अगर आप आर्किटेक्चर की बात करें, कल्चर की बात करें, तो स्कूल ऑफ गंधार, स्कूल ऑफ मथुरा, स्कूल ऑफ अमरावती, राइट। तो ये जो स्कूल्स थे इसमें स्कल्पचर बनाया करते थे। उसी तरह अगर डांसेस की बात करें, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, साइंटिफिक सोसाइटी, मोहम्मदियन साइंटिफिक सोसाइटी, राइट। तो ये इन्होंने दो चीजें करी, राइट। उसके बाद अगर हम समाज की बात करें तो जो मुस्लिम ब्रदरहुड था उसके लिए इन्होंने उनकी जो एटिकेट्स, किस तरह रहना चाहिए, औरतों को कैसे ट्रीट करना चाहिए, एक अच्छे इंसान के क्या क्या फ़र्ज बन जाते हैं, किस किस तरह से वो अपनी जो मॉडेस्टी है वो दिखा सकता है, राइट। तो तहजीब, तहजीब उल अखलाक, ये क्या चीज़ हैं? ये एटिकेट्स हैं, मैनर्स हैं, किसके? मोरालिटी के। आप किस तरह अपने मॉरल अपलिफ्टमेंट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टुडेज सोसाइटी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ये सारा कुछ करने के साथ रिजल्ट क्या हुआ? एक चीज मैं आपको यहां पे और बता देता हूं कि ये एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसमें ओरिएंटल का मतलब क्या होता है और एंग्लो का मतलब क्या है। देखिए सर, ऐसा है, जो इंग्लिश लोग थे यहाँ पे, जो ब्रिटेन के लोग यहाँ पे आके रहते थे, आप सबको पता है वो इंग्लिश बोलते हैं। तो इंग्लिश बोलने वाले लोग
एंग्लो वर्ड उसके लिए यूज करते हैं, राइट। तो एंग्लो मीन्स इंग्लिश के साथ जुड़ा हुआ, ओरिएंटल मतलब जो ओरिएंटलिस्ट पार्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ जुड़ा हुआ है, जो थर्ड वर्ल्ड के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमारा भारत जो था वो थर्ड वर्ल्ड का हिस्सा था। यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ल्ड के लोग थे वो आके अपनी कॉलोनी बनाते थे। तो ओरिएंटल लैंग्वेजेस कौन सी हो गई? जो लैंग्वेजेस यहाँ ओरिएंटल जगह पे बोली जाती है, राइट। आई होप इट इज क्लियर। मूविंग ऑन, तो ये बाद में यूनिवर्सिटी बन गई थी, राइट। यूनिवर्सिटी बनने के बाद कब बनी थी? काफी देर बाद बनी थी। अलीगढ़ में इसको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कहते थे, राइट। तो यहां पे क्वेश्चन उभर के आता है कि ठीक है जी, आइडिया के बारे में पता लग गया, उसको प्रोफेस कैसे किया ये पता लग गया, पर इसका क्या कुछ ऐसा बदलाव आया जिसके कारण कोई लेजिस्लेचर बनी हो, राइट। कुछ नियम या कुछ बदलाव, ऐसा परिवर्तन, चेंज आया, या सोसाइटी इवॉल्व हुई? देखिए, इवोल्यूशन तो हुई, चेंज थोड़ा बहुत आया, ज्यादा नहीं आया, थोड़ा आया। लॉ कोई भी नहीं बन के सामने आया। जैसे एंटी सती लॉ विलियम बेंटिक और राजा राममोहन रॉय के कोलैबोरेशन से बनके तैयार हुआ। यहां पे इस तरह का लॉ कुछ सामने नहीं आया, राइट। हाँ, समाज की लड़ाई और समाज की एक उन्नति के लिए इन्होंने योगदान बहुत दिया, राइट। देखिए, वहां पे औरतों की सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल थी, राइट। उनको उठाने के लिए, समाज को बनाने के लिए योगदान देना बहुत ज़रूरी है। उस योगदान की जो कीमत है वो किसी भी पैमाने में मापी नहीं जा सकती। तो ये नहीं है कि लॉ बना या नहीं बना, ये है कि समाज को बनाने के लिए, उसके विकास के लिए, इवोल्यूशन के लिए, उसके लिए क्या किया जा रहा है। तो खान साहब ने उसके लिए बहुत योगदान दिया, जिसके लिए उन्होंने फतवा भी खुद के ऊपर लिया। आई होप इट इज क्लियर, राइट। सो मूविंग ऑन, दलित्स में क्या हो रहा है? दलित्स में देखिए, दलित डिप्रेस्ड है शुरू से, तो उनको उठाने के लिए जाहिर सी बात है, आइडिया क्या है? लिबर्टी, इक्वालिटी, राइट। और उसके लिए क्या बना? स्कूल बनाए गए और बुक्स लिखी गई। और पर्सनैलिटी कौन थी? फुले साहब, ज्योतिबा फुले। तो फुले साहब ने क्या किया? तो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, ज्योतिबा फुले। तो इन्होंने स्कूल, बुक और स्कूल, जो ज्योतिबा फुले साहब ने क्या किया, अपने जो आइडियोलॉजी थी उन्होंने इस तरह आगे पहुंचाई। पहले तो उन्होंने एक सत्य शोधक समाज का निर्माण किया, जो कि एक बेसिकली एक सोसाइटी थी जिसका काम ये था कि जो सत्य है, दैट इज समाज में भेदभाव ना होना, भगवान ने सभी को एक जैसा बनाया वगैरह वगैरह, कि सब कुछ हर आदमी के लिए समान है, ये ही है परम सत्य। तो इसको लेके उन्होंने, इस प्रचार को आगे लेके जाने के लिए उन्होंने ये समाज, ये सोसाइटी, इसका निर्माण किया। सेकेंडली, उन्होंने एक किताब लिखी गुलामगिरी, जो कि ऑब्वियसली मराठी में थी, क्योंकि ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे, बॉम्बे क्षेत्र के। तो जैसे कि आपको मैंने उस दिन भी बताया था, तो दो पिलर हमारे बहुत मजबूत थे, एक बंगाल और एक बॉम्बे। तो ये बॉम्बे में सारा कुछ चल रहा है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, क्रिश्चियनिटी में क्या था? देखिए, क्रिश्चियनिटी में ऐसा नहीं था कि यहाँ पे क्रिश्चियंस के साथ कोई भेदभाव था या इस तरह की बात। क्रिश्चियनिटी को हम इस तरह समझेंगे कि फॉरेन इन्फ्लुएंस, दैट इज अंग्रेज़ों का हमारे समाज को इकट्ठा करने के लिए, उनके प्रॉस्पेरिटी के लिए क्या किया गया। तो जब भी इस तरह की बात आती है तो थियोसॉफिकल सोसाइटी सबसे पहले आ जाती है। देखिए, बहुत सारे मिशनरीज भी आए थे यहाँ पे, जिन्होंने कन्वर्जन को प्रमोट किया। जब हम आगे ठगी गिरोह और ये जो डाकुओं वाला भी एक बीच में सिलसिला चला था, वहाँ पे क्या हुआ था, उस टाइम जो अंग्रेजी कारागारों में जो यहाँ के ठग या डकैत या डाकू थे,
उनको फोर्स या वॉलंटरीली कन्वर्ट कर दिया जा रहा था क्रिश्चियनिटी में, जिसके कारण बहुत आप समझ सकते हो क्या उसका इम्प्लीकेशन हुई होगी। तो वो भी किसी टाइम करेंगे जब हम आगे इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में समझते हैं। इसका जो शुरुआत थी वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हुई। वहाँ पे ऑलकॉट और ब्लवित्स्की ने इसको एस्टेब्लिश किया। फिर धीरे धीरे जब वहाँ पे सब कुछ ठीक होना शुरू हो गया तो यहाँ भारत में उसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया। आगे चलते चलते आपने मिसिस एनी बेसेंट का नाम ज़रूर सुना होगा, जिन्होंने भारत में होम रूल मूवमेंट का शुरुआत यहाँ पे हुई। इनके साथी कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। धीरे धीरे जब आप आगे पढ़ोगे 20वीं शताब्दी में, वहाँ पे मैडम बेसेंट, होम रूल और थियोसॉफिकल सोसाइटी बहुत उभर कर सामने आती है। फिर उसके बाद एक और वर्ग है जो पारसी वर्ग है। जो पारसी वर्ग है वो ज़्यादातर उनका जो सारा तामझाम है वो बॉम्बे और लोअर गुजरात में एस्टेब्लिश थे। बहुत ही समझदार और अच्छी कम्युनिटी थी, पर फिर भी यहाँ पे भी कुछ ना कुछ भेदभाव चलता था, औरतों के साथ डिस्क्रिमिनेशन वगैरह वगैरह। तो उसके लिए सोसाइटी और कुछ किताबें लिखी गई। रहनुमाए मजदसन इस नाम की एक लहर चली, जिसके बाद जो पारसी समुदाय था उसमें एकीकरण हुआ और उसमें एक प्रोस्पेरिटी की भावना पैदा हुई। राइट। अगर हम दादा भाई नारोजी की बात करें तो वो इस समुदाय से ताल्लुकात रखते थे। एम.जी. रानडे, राइट। तो इस तरह करके बहुत सारे इस तरह के जो लोग थे वो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे थे, इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे कि किसी तरह हमारे यहाँ पे पारसी समुदाय में सही ढंग से सारा कुछ सेटल हो जाए। ये सारे रिफॉर्मिस्ट थे। अब आगे वाला जो टॉपिक है वो है रिवाइवलिस्ट। रिवाइवलिस्ट में हम दो विचारधाराओं को पढ़ेंगे, एक हिंदू में और एक मुस्लिम्स में। क्रिश्चियनिटी, दलित वगैरह ये कुछ नहीं आएगा। दो मुख्य तौर पर हिंदू और मुस्लिम्स। तो हिंदूज में वो बोलेंगे आपको कि आप वेदों की तरफ चलो, गो बैक टू वेदास। वेद ही सब कुछ है, वेद ही परम ज्ञान है, वेद का ज्ञान अर्जित करो और खुद को बेहतर बनाओ। तो इस तरह करके ये रिवाइवलिस्ट सोच थी। इसमें दयानंद सरस्वती आएंगे, राइट, आर्य समाज आएगा, रामकृष्ण मिशन आएगा, ये सारा कुछ आएगा। तो ये एक अलग से बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में। तो यहाँ पे हम इस लेक्चर को समेटते हैं। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, किसी भी तरह का आपको डाउट्स हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर या ईमेल के थ्रू, राइट। सो टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू। ज्योतिबा फुले साहब ने क्या किया, अपने जो आइडियोलॉजी थी उन्होंने इस तरह आगे पहुंचाई। पहले तो उन्होंने एक सत्य शोधक समाज का निर्माण किया, जो कि एक बेसिकली एक सोसाइटी थी जिसका काम ये था कि जो सत्य है, दैट इज समाज में भेदभाव ना होना, भगवान ने सभी को एक जैसा बनाया वगैरह वगैरह, कि सब कुछ हर आदमी के लिए समान है, ये ही है परम सत्य। तो इसको लेके उन्होंने इस प्रचार को आगे लेके जाने के लिए उन्होंने ये समाज, ये सोसाइटी, इसका निर्माण किया। सेकेंडली उन्होंने एक किताब लिखी गुलामगिरी, जो कि ऑब्वियसली मराठी में थी क्योंकि ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे, बॉम्बे क्षेत्र के। तो जैसे कि आपको मैंने उस दिन भी बताया था, तो दो पिलर हमारे बहुत मजबूत थे, एक बंगाल और एक बॉम्बे। तो ये बॉम्बे में सारा कुछ चल रहा है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन। क्रिश्चियनिटी में क्या था? देखिए, क्रिश्चियनिटी में ऐसा नहीं था कि यहाँ पे क्रिश्चियंस के साथ कोई भेदभाव था या इस तरह की बात। क्रिश्चियनिटी को हम इस तरह समझेंगे कि फॉरेन इन्फ्लुएंस, दैट इज अंग्रेज़ों का हमारे समाज को इकट्ठा करने के लिए, उनके प्रॉस्पेरिटी के लिए क्या किया गया। तो जब भी इस तरह की बात आती है तो थियोसॉफिकल सोसाइटी सबसे पहले आ जाती है। देखिए, बहुत सारे मिशनरीज भी आए थे यहाँ पे जिन्होंने कन्वर्जन को प्रमोट किया। जब हम आगे ठगी गिरोह और ये जो डाकुओं वाला भी एक बीच में सिलसिला चला था, वहाँ पे क्या हुआ था, उस टाइम जो अंग्रेजी
कारागारों में जो यहाँ के ठग या डकैत या डाकू थे, उनको फोर्स या वॉलंटरीली कन्वर्ट कर दिया जा रहा था क्रिश्चियनिटी में, जिसके कारण बहुत आप समझ सकते हो क्या उसका इम्प्लीकेशन हुई होगी। तो वो भी किसी टाइम करेंगे जब हम आगे इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में समझते हैं। इसका जो शुरुआत थी वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हुई। वहाँ पे ऑलकॉट और ब्लवित्स्की ने इसको इस्टेब्लिश किया। फिर धीरे धीरे जब वहाँ पे सब कुछ ठीक होना शुरू हो गया तो यहाँ भारत में उसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया। आगे चलते चलते आपने मिसिस एनी बेसेंट का नाम ज़रूर सुना होगा, जिन्होंने भारत में होम रूल मूवमेंट का शुरुआत यहाँ पे हुई। इनके साथी कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। धीरे धीरे जब आप आगे पढ़ोगे 20वीं शताब्दी में, वहाँ पे मैडम बेसेंट, होम रूल और थियोसॉफिकल सोसाइटी बहुत उभर कर सामने आती है। फिर उसके बाद एक और वर्ग है जो पारसी वर्ग है। जो पारसी वर्ग है वो ज़्यादातर उनका जो सारा तामझाम है वो बॉम्बे और लोअर गुजरात में एस्टेब्लिश थे। बहुत ही समझदार और अच्छी कम्युनिटी थी, पर फिर भी यहाँ पे भी कुछ ना कुछ भेदभाव चलता था, औरतों के साथ डिस्क्रिमिनेशन वगैरह वगैरह। तो उसके लिए सोसाइटी और कुछ किताबें लिखी गई। रहनुमाए मजदसन इस नाम की एक लहर चली, जिसके बाद जो पारसी समुदाय था उसमें एकीकरण हुआ और उसमें एक प्रोस्पेरिटी की भावना पैदा हुई। राइट। अगर हम दादा भाई नारोजी की बात करें तो वो इस समुदाय से ताल्लुकात रखते थे। एमजी रानाडे, राइट। तो इस तरह करके बहुत सारे इस तरह के जो लोग थे वो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे थे, इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे कि किसी तरह हमारे यहाँ पे पारसी समुदाय में सही ढंग से सारा कुछ सेटल हो जाए। ये सारे रिफॉर्मिस्ट थे। अब आगे वाला जो टॉपिक है वो है रिवाइवलिस्ट। रिवाइवलिस्ट में हम दो विचारधाराओं को पढ़ेंगे, एक हिंदू में और एक मुस्लिम्स में। क्रिश्चियनिटी, दलित वगैरह ये कुछ नहीं आएगा। दो मुख्य तौर पर हिंदू और मुस्लिम्स। तो हिंदूज में वो बोलेंगे आपको कि आप वेदों की तरफ चलो, गो बैक टू वेदास। वेद ही सब कुछ है, वेद ही परम ज्ञान है, वेद का ज्ञान अर्जित करो और खुद को बेहतर बनाओ। तो इस तरह करके ये रिवाइवलिस्ट सोच थी। इसमें दयानंद सरस्वती आएंगे, राइट, आर्य समाज आएगा, रामकृष्ण मिशन आएगा, ये सारा कुछ आएगा। तो ये एक अलग से बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में। तो यहाँ पे हम इस लेक्चर को समेटते हैं। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, किसी भी तरह का आपको डाउट्स हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर या ईमेल के थ्रू, राइट। सो टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।